दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तेरहवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरीसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कहीं फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रवेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। तो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचा रही थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के द्वाब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले, गैरीसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी परम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के
राजकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमे में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। मस्जिद मस्जिद यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावों को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न कराने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। मोठ की मस्जिद मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनके मंत्री द्वारा बनवाई गई। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 में 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे,
इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे।